मदी का असल नाम अहमदी खानम था। तहसीलदार साहब प्यार से मदी मदी कहते थे। वही मशहूर हो गया। मदी का रंग बंगाल में 100-200 में और हमारे सूबे में 1000-2000 में एक था। जिस तरह फेरोजे का रंग मुख्तलिफ रोशनियों में बदला करता है, उसी तरह मदी का रंग था। थी तो खुलती हुई सांवली रंगत जिसको सब्जा कहते हैं, मगर मुख्तलिफ रंग के दुपट्टों या साड़ियों के साथ मुख्तलिफ रंग पैदा होता था। किसी रंग के साथ दमक उठता था, किसी रंग के साथ टिमटिमाहट पैदा करता था। बाज़ औकात जिल्द की जर्दी में सब्जी ऐसी झलकती थी कि दिल चाहता था कि देखा ही करे। शम्मा की रोशनी में मदी की रंगत तो गजब ही ढाती थी। कभी आपने दूसरे दर्जे की मदकूक को देखा है? अगर बीमारी से कता नजर कीजिए तो रंगत की नजाकत वैसी ही थी। आंखें बड़ी ना थी, मगर जब निगाह नीचे से ऊपर करती थी तो वाह वाह मालूम होता था मंदिर का दरवाजा खुल गया, देवी जी के दर्शन हो गए। मुस्कुराहट में ना शोखी ना शरारत, ना बनोट की शर्म ना लिबावट की कोशिश। लकड़ी लोहे की कलम को कैसे मौकलम कर दूं कि आपके सामने वो मुस्कुराहट आ जाए। बस ये समझ लीजिए कि खुदा ने जैसी मुस्कुराहट उसके लिए तजवीज की थी वही थी। मदी अपनी तरफ से उसमें कोई इजाफा नहीं करती थी। उसके किसी अंदाज में बनोट ना थी। हाथ पांव, कद, चेहरे की आज़ा सब छोटे छोटे मगर वाहरे तनासब, आवाज, हंसी, चाल ढाल, हर चीज वैसी ही। मैं मदी से बहुत बेतकल्लुफ था, मगर इशाक में कभी नहीं था, और जहां तक मैं जानता हूं कोई और भी नहीं सुना गया। ऐसी खूबसूरत औरत भला मर्द की हिफाजत की जिंदगी बसर करे और आशिक ना हो, बड़े ताज्जुब की बात है, मगर वाकई है। एक रोज मैंने कहा, मदी अगर हम जादूगर होते तो जादू के जोर से तुमको तितली बनाकर एक छोटी सी डिबिया में बंद करके अपनी पगड़ी में रख लेते। इस फन शरीफ से वाकिफकार हजरात जानते हैं कि जो हुरबा मैंने इस्तेमाल किया था वो कम खाली जाने वाला था, मगर उसके भी जवाब में वही बेतकल्लुफ मुस्कुराहट की ढाल जो तलवार के मुंह मोड़ दे। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अक्सर ख्याल गुजरता है कि ये इस्तगना तहसीलदार मरहूम के सफेद दाढ़ी के साए में परवरिश पाने का असर है, मगर फिर अकल कहती थी कि जोशे हयात ने नामालूम कितनी सफेद दाढ़ियों में फूंका डाला है। वो सफेद दाढ़ी कब्र में भी पहुंच गई। उसका असर कहां से आया? बहरहाल किस्सा सुनते जाइए और रफ्ता रफ्ता राय कायम करते जाइए। मदी के हर अंदाज में निस्वानियत कूट कूट कर भरी थी। एक बात अलबत्ता थी जो गो औरतों में भी होती है, मगर हम ऐसे बोरसुआ लोग उसको मर्द ही से मंसूब करते हैं, यानी अपने हम तबका औरतों में। और इसी तबके के मर्दों में मदी हुकूमत खूब कर लेती थी। हर शख्स औरत हो के मर्द उनका ताबे फरमान रहता था और उनके इशारे पर चलने को तैयार। अब शुरू से किस्सा सुनिए। तहसीलदार साहब का नाम क्या कीजिएगा जानकर। मरहूम बड़े अच्छे आदमी थे, मगर बेऐब खुदा की जात। कुछ खास खास कमजोरियां कही जाती थी। पुरानी वजह के लोग थे, बड़ी शान से तहसीलदारी की, लाखों कमाए और हजारों उड़ाए, मगर औलाद ना होने की वजह से उनकी जिंदगी कुछ बेमरकज की सी हो गई थी। बेबी बहुत दिन हुए मर चुकी थी। कोई करीब का अजीज भी न था, सिर्फ एक नौकर था, वही से सफेद का मालिक था। तनख्वाह उसी के हाथ आती थी और जब पेंशन हुई तो पेंशन का भी वही हकदार ठहरा। मियाँ के कपड़े और खाना भी मियाँ हसन अली पसंद करते थे। हसन अली किसी काम को बाजार गए, 2 थान राधा नगरी डोरिये के लिए चले आते हैं। मियाँ के कुर्ते बनेंगे, मगर मियाँ को उस वक्त खबर हुई जब दर्जी कता करने लगा, अरे मियाँ हसन अली ये डोर ये कैसा लाए हो? हसन अली, आपके कुर्तों के लिए डोर ये वजेदार है, सिलने पर और खिलेगा। खिलेगा तो, मगर कुर्ते तो मेरे पास थे। अभी उस दिन शरबती ले आए, आज डोर ये लिए चले आते हैं। आखिर पूछ तो लिया होता। पूछ के क्या करता? आप यही तो कहते कि रहने दो। घर में एक चीज हो गई, बरसात का जमाना है, धोबी देर में आया करेगा। 2 जोड़े फाजिल अच्छे होते हैं। खैर भाई, तहसीलदार खाने पर बैठे हैं। मियाँ हसन अली, आजकल बाजार में मछली नहीं आती,
आती तो है मगर गर्मियों की वजह से मैंने नहीं मंगवाई। इस फसल में मछली नुकसान करती है, सुबह को मुर्ग पक जाएगा। तहसीलदार साहब पर हसन अली की शख्सियत ऐसी गालिब आई थी कि जो बात वो पसंद करते थे तहसीलदार समझते थे कि गोया ये भी मेरे दिल में है। इसी वजह से गैर जिम्मेदार लोग दोनों का जिक्र करके मुस्कुराते थे और आपस में आंखें मारते थे। मियां हसन अली का इस तरह से सफा चट चेहरा और तहसीलदार साहब की भब्बू दाढ़ी पर चाय मैगुइयां होती थीं। दाढ़ी मूंछों का सफाया सिर्फ अंग्रेजी दां हजरात का हक है। अगर हसन अली ऐसे अपनी चाल छोड़कर हंस की चाल चलेंगे तो अल्लाह ही ने कहा है लोग कोई ना कोई नई निकालेंगे। बहरहाल असलियत की खबर खुदा को है। हम तो जो कुछ देखते थे वो ये था कि तहसीलदार का हमदर्द दुनिया जहां में हसन अली के अलावा कोई न था। हसन अली को भी उससे अच्छा आका अगर चिराग लेके ढूंढते तो ना मिलता। अल्लाह मियां ने दो जिन्सें बनाई थीं, औरत और मर्द। यूरोप के डॉक्टरों ने तहकीकात करके एक और जिन्स ऐजाद की है जो अपने ही जिन्स की तरफ रागिब हो। इस जिन्स में औरतें भी शामिल हैं और मर्द भी। अब न मालूम तहसीलदार और हसन अली इस तीसरी जिन्स में से था या वैसे ही थे जैसे हम आप या बात को कुछ अदल बदल हुई। उसको ना हम जानते हैं ना जानने की कोशिश करते हैं, वो जाने और उनका काम। जाहिर बजाहिर इन दोनों के अफाल से दूसरों की समाजी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए हमको खोज की कोई जरूरत भी नहीं मालूम थी। तहसीलदार साहब भारी भरकम आदमी थे। औलाद ना होने का धकड़ा क्या रोते, मगर औलाद की तमन्ना इस बात से जाहिर होती थी कि जब खाना खाते तो हसन अली की लड़की अहमदी को बुलवा भेजते थे कि दस्तरख्वान पर बैठ जाए। इसी वजह से खाना तन्हाई में खाने लगे थे। नौकर की लड़की को दस्तरख्वान पर खिलाए कुछ अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा अगर सबके सामने खिलाते तो साहिब औलाद ना होने का रंज और बच्चों की तमन्ना लोगों पर खुल जाती। बी अहमदी खानम उर्फ मधी बेगम का सन 4 बरस का रहा होगा। दस्तरख्वान पर शोरबा गिराना, लुकमा डबोने में दाल का पूरा प्याला घंघोल देना बच्चों का शेवा है और नफीस लोग इसी वजह से बच्चों को अलग खिलाते हैं। गो कहते यही हैं कि जवानों वाला खाना बच्चों को नुकसान करता है, मगर तहसीलदार साहब को उसमें लुत्फ आता था। उधर दस्तरख्वान पर बैठे और इधर भी मदी की तलब हुई। रफ्ता रफ्ता मदी खुद वक्त पहचान गई। थोड़े दिनों में मदी तहसीलदार साहब ही के यहाँ रहने लगी। या तो घर में एक तरफ ये, एक तरफ छोटा भैया और बीच में हसन अली की बीबी थी, या उनकी पलंगड़ी अलग बनी। साफ चादर लगाई गई, छोटे छोटे तकिए बनवाए गए। तहसीलदार साहब के पास उनकी भी पलंगड़ी बिछने लगी। जूती पहने रहने की तकीद हुई कि बिछोना मैला ना हो। लड़की थी पैदाइशी सलीकामंद, एक बार से दूसरी बार बताने की जरूरत नहीं होती थी। 5-6 ही बरस के सन में ऐसा सलीका आ गया कि आधी बीबी मालूम होती थी। तहसीलदार साहब के पान खुद बनाती थी। 10-11 बरस के सन में जिन्स तुलवाना, खाना पकवाना सब कुछ मदी के हाथ हो गया था। दिन जाते कुछ देर नहीं लगती 14वीं बरस बेमदी का शबाब दमक उठा। देखने वालों का दिल चाहता कि देखा ही करें। मदी भी जब बाल बनाने खड़ी होती थी तो आईने के साथ खुद भी मुतहिर रह जाती थी। अब माँ को शादी की फिक्र हुई। तहसीलदार साहब से कहा गया। उन्होंने कहा क्या जल्दी है हो जाएगी, मगर लड़की हसन अली के भतीजे को बचपन ही से मांगी थी। उधर से भी इसरार हुआ कि जवान लड़की का अमीरों के घर में रहना अच्छा नहीं। लीजिए साहब शादी हो गई। तहसीलदार साहब ने खुद तो अपने घर से शादी नहीं की, मगर जहेज वगैरह खूब सा दिया। चौथी चाले के बाद फिर वही तहसीलदार साहब के यहाँ का रहना। मदी के दुल्हा भी तहसीलदार ही साहब के यहाँ आते थे। मदी ससुराल कम जाती थी, गई भी तो खड़ी सवारी, बहुत रही तो एक रात नहीं तो उसी दिन वापस आ गई। ससुराल वाले जाहिल, शोहर भी अलिफ के नाम लट्ठा नहीं जानते। गोमदी भी बगदादी कायदा और के सिफारे के आगे नहीं पड़ी थी, मगर फिर भी पढ़े लिखे हुए की पाली हुई थी। उम्र भर अमीरी कारखाना देखा था। मदी का दिल ससुराल में कम लगता था। कम सिनी में ब्याह का तजुर्बा कुछ अचंभे में डाले था। शादी के बाद अगर औरत पर
कुंवारा पने की आब नहीं रह जाती तो सुहाग की रौनक चेहरा चमका देती है, मगर अहमदी के चेहरे पर ना इसी बात का पता चलता था ना उसी का। मियाँ बीबी के बर्ताव का हाल 2-4 दिन में क्या खुलता, मगर किसी खास खुशी या इत्मीनान का अंदाज उसमें भी नहीं दिखाई देता था। कुछ ही दिनों में ये भी ना रह गया और खुलम खुला नाखुशी के आसार जाहिर होने लगे। शोहर साहब भी कुछ दबे दबे से थे। तहसीलदार साहब के यहाँ अगर वो भी अपनी शोहरियत का बरतर दर्जा बरत नहीं सकते थे, खुद अपनी हीच मर्जी और बीबी की बुलंदी उनकी नजर में खुटकती थी, जरूरतें मजबूर करती थी। नई नई बीबी, कुछ रुपया पैसा भी हाथ आ जाता था, इसलिए चुप थे। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मदी जो सोकर उठी तो एक छड़ा गायब। बिस्तर पर इधर उधर देखा, दलाई झाड़ी, पायती झक के देखा, घर में इधर उधर तलाश किया, मगर कहीं ना मिला। ना मालूम क्या समझकर चुप हो गई। दोपहर के करीब माँ से जिक्र किया। माँ ने शोर मचा दिया। तहसीलदार साहब तक खबर हुई। उन्होंने सुनते ही कह दिया कि ये हरकत सिवाय मदी के दुल्हा के और किसी की नहीं हो सकती। ये भी कहा कि उसके जुआ खेलने की खबर भी मुझ तक पहुंच चुकी है। लीजिए साहब, शौहर भी रूठ गए। 2-4 दिन के बाद रुखसती का इसरार हुआ, मगर छड़े वाली बात पकड़कर मदी के माँ बाप ने इनकार कर दिया। एक रोज मदी के शौहर ने हसन अली के घर आकर बहुत सख्त सस्त सुनाया और गुस्से में ये भी कहा कि हरामजादी को झोंटे पकड़कर घसीटता ना ले जाऊं तभी कहना। उस वक्त तक मदी ने किसी की जंबादारी नहीं की थी, लेकिन अब वो भी फ्रंट हो गई और ऐसी फ्रंट हुई कि मरते दम तक फिर मुंह न देखा। हसन अली ने भी ख्याल किया दामाद मुमकिन है कुछ शौदापन ही कर बैठे, इसलिए मदी का पूरे तौर से तहसीलदार ही साहब के यहाँ रहना अच्छा है। शौहर साहब हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिए गए। जब से मदी की शादी हो गई थी, तहसीलदार साहब कुछ चुप रहते थे। इस वाक़े के बाद वो भी बहाल हो गए। मदी के शौहर ने अपनी सफाहत से ये भी कहा कि तहसीलदार साहब ने उससे आशनाई कर रखी है, मगर उसको कौन बावर करता। हसन अली वाली बात पर तो लोग हंसी मजाक भी करते थे, मगर इस बात को किसी ने झूठो भी यकीन ना किया। अलबत्ता तहसीलदार साहब तजुर्बाकार आदमी थे। उन्होंने मौत जिंदगी का ख्याल करके मदी के लिए अलहदा घर और कुछ बोदगी का इंतजाम करना शुरू किया। इस वाक़े के दूसरे ही साल के अंदर तहसीलदार साहब का इंतकाल हो गया। तहसीलदार साहब मरहूम के या तो कोई नहीं था या यकबारगी ना मालूम कितनी वारिस पैदा हो गए। आपस में मुकदमाबाजी शुरू हो गई। बी मदी ने भारी पत्थर चूम के छोड़ा, उठकर अपने घर चली आई। तख्त, चारपाइयों, अलमारियों पर ना उनका हक था, ना उन्होंने दावा किया। नकद जो कुछ तहसीलदार साहब उनको दे गए हों, वो कौन ले सकता था। हाथ, नाक, गले में जो कुछ था वो उनका था ही। मदी ने हसन अली की सलाह से ये तरीक अख्तियार किया कि अपने तबके से ऊंची होकर रहना पसंद ना किया, बल्कि जिस हैसियत के लोग उनके माँ बाप थे उसी बिरादरी में रहीं। अलबत्ता रुपया, पैसा और सलीका होने की वजह से अपने तबके में यूं रहीं जैसे माली की डाली में सब फूलों में गुलाब का फूल होता है। तहसीलदार साहब के साल ही भर बाद ताउन बड़े जोरों का पड़ा। उसमें मियाँ हसन अली और उनकी बीबी भी चल बसी। अब सिर्फ बी मदी और उनका छोटा भाई रह गए। उस वक्त तक मदी ने जो कुछ अच्छा बुरा किया होगा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उनके ऊपर ना थी, क्योंकि हर मामले में तहसीलदार मरहूम और उससे कम दर्जे तक उनके बाप की राय शामिल रहती थी। उसके बाद जो कुछ पेश आया वो अलबत्ता उनके दिलो दिमाग का नतीजा था। मदी का बर्ताव हर शख्स से उम्दा था, कोई शाकी ना था, बल्कि अड़ोस पड़ोस की औरतें हर वक्त उनके घर में मौजूद रहती थीं। उनसे भी जो हो सकता था आने जाने वालियों के साथ सलूक करती थीं। घर में कपड़ा सीने की मशीन थी, दिन भर लोगों के कपड़े मुफ्त सिया करती थी। किसी को अगर ₹2 की जरूरत होती तो वो भी कर्ज के नाम से दे दिए। जिस किसी का कहीं ठिकाना ना लगे वो भी मदी के यहाँ चला आए, रोटी अपनी पकाए, दाल भी मदी की हांडी से ले ले, पान पत्ता भी मदी के पानदान से खाए। इसी जमाने में एक औरत न मालूम कहाँ की बाहर से आई, उसको भी बी मदी ने रख लिया। औरत सलीकामंद थी, अपना बार भी उन पर नहीं डालती थी।
बल्कि पैसे 2 पैसे का सलूक खुद ही कर देती थी। कुछ अंगूठियां, कुछ कीलें, लेस, साबुन वगैरह बेचती थी। सुबह हुई और बुर्का ओढ़ कर निकल गई। दोपहर को आई, खाना खाया, आराम किया, उसके बाद फिर निकल गई। शाम को लौटी। ये मुस्मात आई थी तो ये कहकर कि 2-4 दिन में सौदा करके दूसरी जगह चली जाएंगी, मगर मदी से कुछ ऐसी परगत मिली कि घर की तरह रहने लगी। मोहब्बत व यगानगी की वो पींगे बढ़ी कि सगी बहनें मात थीं। सूरत शक्ल की तो मामूली थी, मगर कद कशीदा था। जब बुर्का ओढ़ कर रास्ता चलती थी, मालूम होता था कि मर्द भैंस बदले हुए चला आता है। चाल ढाल कद के अलावा भी कुछ और बातें मर्दों की ऐसी थी। मसलन हाथ पांव के देखते सीना कम था, कमर, कूल्हे, पांव की चौड़ी चौड़ी एड़ियां भी औरतों की ऐसी ना थी। थोड़े ही दिनों में ये हो गया कि दिन को तो वैसा ही मजमा रहता था, मगर रात को दूसरी औरतें कम रहने लगीं। जब मुंह नहीं पाया तो पराए घर में कैसे ठहरती। पहले तो औरतों में सरगोशियां हुई, फिर मोहल्ले में हर शख्स उसी का जिक्र करने लगा। मगर मदी और इस औरत ने बजाय तरदीद करने के एक आजादाना बेपरवाही का अंदाज अख्तियार कर लिया। उस औरत ने कहा, हम लोग किसी की बहू बेटी हैं या फिर से निकाह करना है, जो हर शख्स के आगे कसमें, दुनिया अपनी राह, हम अपनी राह। मदी ने कहा, अगर हमारे कोई वाले वारिस होता तो किसी की मजाल पड़ी थी कि ऐसी बात कहता। जमाना गुजरता गया और लोगों का शक यकीन से बदलता गया। कायदा है कि पंच बिरादरी से अगर दब जाओ तो वो और दबाते हैं, अगर मुकाबले पर तैयार हो जाओ तो लोग अपनी नेकी की वजह से अक्सर माफ भी कर देते हैं। यही हाल इन दोनों का हुआ कि ना किसी ने फिर पूछ गूछ की, ना उन्होंने इनकार की जहमत उठाई। लिखने वाले को अगलाम मसहाके के जिक्र में कोई मजा नहीं आता, मगर उसी के साथ इन चीजों का जिक्र करने से डरता भी नहीं। अगर ये चीजें दुनिया में होती हैं तो चुप रहने से इनमें इस्लाह ना होगी, ना ये तय हो सकेगा कि कहाँ तक ये चीजें फितरी हैं और कहाँ तक असबाब जमाने से पेश आती हैं। किसी जोलाहे के पाँव में तेर लगा था, खून बहता जाता था, मगर दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह करे झूठ हो। हमारे किस्से के लोग दरअसल ह्योलॉक एल्स और फ्राइड नहीं पढ़े हैं, इस वजह से मजबूरन हमें इन मसाइल पर बहस करना पड़ी। डॉक्टरों का ख्याल है कि हर औरत में कुछ जुज़ू मर्द का होता है और हर मर्द में कुछ जुज़ू औरत का। जो जुज़ू गालिब होता है उसी तरह के ख्यालात और अफ़ाल होते हैं। मर्दाना किस्म की औरतें और जनाना किस्म के मर्द हर जगह दिखाई देते हैं। मुमकिन है बाज उनमें से ऐसे हों जिनको फितरतन अपने ही जिन्स से ताल्लुकात अच्छी मालूम होते हों, मगर उसमें भी कलाम नहीं कि असबाब जमाने से भी लोग इस राह लग जाते हैं। बजाय इस्लाह की कोशिश के हर मामले में यही राय कायम करना कि ये कुदरती तकाजा से है और इसीलिए इस्लाह की जरूरत नहीं, हमारी समझ में नहीं आता। अलबत्ता ऐसे फैल की जिसमें समाज का कोई नुकसान ना होता हो तो कानूनी सजा होनी चाहिए या नहीं, ये दूसरा मसला है। अच्छा, अब किस्सा सुनिए। मदी और इस औरत से 2 साल दोस्ती रही, उसके बाद लड़ाई हो गई। किस बात पर बिगाड़ हो गया ये किसी को मालूम नहीं। वो जिस राह आई थी उसी राह चली गई। बी मदी उजड़ी बुजड़ी रंडाया खेलने लगी, जोइंदा या बिंदा। थोड़े दिनों के बाद एक और हम जिन्स मिल गई। उसके बाद और भी मुला के, मगर ना बेवफाई का डर था ना गमे जुदाई का। मजा में क्या कहूँ, आगाज आशनाई का। वो पहली सी बात फिर ना नसीब हुई। अब रुपया भी कम रह गया था, इसलिए आमदनी बढ़ाने की भी फिक्र हुई। बी मदी ने तहसीलदार के ऐजा के आगे हाथ बढ़ाया, ना फिर से शादी की हवस की, बल्कि खुद काम करने पर तैयार हो गईं। पराठे कबाब बनाना शुरू किए, जाड़ों की फसल में अंडे और गाजर का हलवा बनाने लगी। कुछ औरतों की जरूरत का बसात खाना भी मंगवा लिया, चिकन करोशिया का भी ढचर डाला। बेचने वालों की कमी ना थी। इर्द गिर्द की लड़कियां और औरतें सौदा बेच लाती थीं और हकुल मेहनत से ज्यादा हिस्सा पाती थीं। बी मदी को सौदागिरी का सबसे बड़ा गुण नहीं याद था, यानी जो आदमी बहुत से काम साथ ही करता है वो कोई काम नहीं कर सकता। नतीजा ये हुआ कि खर्च आमदनी से ज्यादा ही रहा, यहाँ तक कि मकान भी गिरवी रखना पड़ा। रुपये के जाने के बाद तौकीर में भी फर्क आ जाता है, मगर उसकी शाइस्तगी
रख रखाव ऐसा था कि फिर भी लोगों की नजर में हल्की ना हुई। कपड़े अब भी सलीके की पहनती थी, गाढ़ा पर्दा कभी नहीं था। आज भी सड़क पर मारी मारी नहीं फिरती थी। तनख्वाह वाले नौकर कभी नहीं थे। आज भी कामकाज करने वाले आसानी से मिल जाते थे, मगर इकबाल मंदी में घिन बहुत दिनों से लग चुका था, इसलिए चेहरे की आब रुखसत हो चुकी थी। जमाना बदल जाने से मिजाज में भी फर्क आ गया था। एक दिन उनके घर में कई औरतें जमा थीं। किसी ने कहा, बिन मर्द की औरत किस गिनती शुमार में है। बीमदी बोल उठी, सच कहती हो बहन, ऐसी बात उनके मुंह से कभी नहीं सुनी गई थी। ये सुनकर बाज ने दूसरों को इशारा किया। बाज ने इत्तेफाक किया। दो एक ऐसी भी थीं जो मदी का मुंह ताज्जुब से देखने लगी। ये वो थीं जिन्होंने मदी के मुंह से मर्द का नाम नाग भूंज चढ़ाए उम्र में नहीं सुना था। जमाना गुजरता गया, मगर बी मदी के दिन नाम फिर ना थे ना फिरे। कुछ दिनों के बाद एक शाह साहब आए। बहुत मर्जा खलायक थे। अकीदतमंदों का हुजूम हर वक्त लगा रहता था। बी मदी भी 2-3 बार कबाब पराठे की नजर न्याज पेश कर चुकी थी। इतने में खबर उड़ी कि शाह साहब हज को जाएंगे। हमेशा मुर्ग पुलाव तवक्कल पर खाया किए, अब हज भी तवक्कल पर करेंगे। जिस दिन शाह साहब चले, लोगों ने देखा मदी भी दामन से लगी जाली जा रही थी। जिस दिन शाह साहब चले, लोगों ने देखा मदी भी दामन से लगी चली जा रही हैं, और लोगों से कहा सुना माफ करा रही हैं। जो कुछ बची बचाई पूंजी थी वो बेचकर नकद कर लिया। बाकी के लिए शाह साहब की जात और तवक्कल का तोशा काफी ठहरा। हज से वापसी पर वतन नहीं आई, बल्कि शाह साहब ही के कदमों से लगी रहीं। शाह साहब अपने वक्त के बलाम बाऔर थे। जी चाहे अलगनी पर डाल दीजिए, चाहे चादर की तरह कांधे पर लटका लीजिए। मदी में जवानी की कनी गलने में अब भी देर थी, मगर शाह साहब को देखकर ख्वाब में भी आशनाई का ख्याल नहीं होता था। लेकिन अगर गौर कीजिए तो पीर भी एक तरह का शोहर ही होता है, जिस पर मुरीद उसी तरह तकिया करता है जैसे औरत मर्द पर।